हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को प्यार और नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी सारे पार्ट हैं वो सारे पार्ट को भी समझेंगे, साथ ही साथ इसका जो आर्टिकल है वो उसका भी समझेंगे। ठीक है, आर्टिकल शेड्यूल 12 है तो अभी उसको हम समझते हैं कि किस तरह से चेंजेस किया गया है। देखिए, पहले जो था वो भाग यानी पार्ट जो था वो सिर्फ 22 भाग में बटा हुआ था, लेकिन अब इसको 25 भाग कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल जो था पहले वो 395 था, लेकिन इस टाइम जो हुआ अमेंडमेंट करने के बाद ये 448 आर्टिकल में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और पहले जो शेड्यूल था यानी अनुसूचियाँ जो था वो सिर्फ 8 था, लेकिन अब जो हो गया वो 12 हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो भाग है वो सिर्फ 15 भाग तक ही हम समझेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है वो आर्टिकल पार्ट 1 को देखेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। जब भी आपको इसको पढ़ना होगा तो आपको आर्टिकल जो है वो 1 से 4 के अंदर में इसके बारे में सारा कुछ है जो दिया गया है। दूसरा जो पार्ट है यानी भाग जो है वो नागरिकता है, जिसको सिटीजनशिप कहते हैं। ये आर्टिकल 5 to 11 रहता है। ठीक है, जब भी आपको नागरिकता के बारे में अधिक जानकारी जानना होगा तो 5 से 11 आप आर्टिकल पढ़ेंगे, इसके अंदर में सारा कुछ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे मूल अधिकार है जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, ठीक है, वो आर्टिकल 12 to 35 तक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में इस तरह से भी सवाल आता है कि आर्टिकल 12 to 35 मतलब फंडामेंटल राइट हमारे किन किन आर्टिकल में है, तो आप ये ऑप्शन में दिया रहता है 12 to 35 और भी ऑप्शन। तो ये चीज़ को आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे। ये बेसिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही। इसलिए हम इसको सिर्फ मतलब 15 पार्ट्स में ही पार्ट का ही सिर्फ हम इसमें हम बताए हैं, और आगे जो 10 पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, अब हम पार्ट 4 को चलते हैं। उसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP भी बोला जाता है, यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। जो है भाग 5 वो संघ है, जिसको यूनियन कहते हैं। ये आर्टिकल जो है वो 52 से लेकर के 151 के अंदर ये सारे बातें इसमें रखा गया है। ठीक है, आपको राज्यों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेना है, इसके बारे में किस तरह से किया गया है। वो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। उसके लिए अनुसूची जो मतलब जो पहला शेड्यूल है उसका जो पार्ट जो है ना वो बी, उसमें जैसे कि यहाँ पे भाग खा लिखा हुआ हिंदी में, तो कोई राज्यों में वो राज्यों के बारे में बताया गया है। जब आप शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसमें नोट में कुछ बातें हैं। 1956 में संशोधन हुआ, 7वें संविधान संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं भाग 8 के बारे में पढ़ेंगे। उसमें है संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये जब भी इसको आपको पढ़ना होगा तो आर्टिकल 239 से लेकर के आर्टिकल 242 के बीच में इसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पार्ट 9 जो है वो पंचायती राज्य जो है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सिर्फ आर्टिकल 1 ही है जो कि 240 है, म्यूनसिपालिटीज, और दूसरा जो है वो सहकारी समितियां हैं जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। देखिए, पार्ट 10 जो है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो इसमें आर्टिकल 244 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद है पार्ट्स 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 263 के बीच में आपको देखना होगा। और वित्त संपत्ति संविदाएं जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं व वाद। ठीक है, तो आर्टिकल 264 से लेकर के आर्टिकल 300 के बीच में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो भारत के राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम कहने का मतलब है इंटरकोर्स, जो आर्टिकल आपको 301 से लेकर के आर्टिकल 307 के बीच में आपको दिया गया है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, सर्विस जो दिया गया है संघ और राज्यों के अंदर में वो आपको ज़्यादा जानकारी। उसके बाद निर्वाचन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका इसके बारे में टॉपिक है, इसको आप छोड़े नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ये हमेशा पूछता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो साफ साफ लिखा हुआ है 3 भागों में बांटा गया है, जिसको लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं, कार्यपालिका और
न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका का काम सिर्फ है लॉ मेकिंग बॉडी, ये सिर्फ कानून को बनाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जीक्यूटिव का, तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, इसका काम है कि इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, जो भी लॉ बनाए गए हैं किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करने का काम है किसको? एग्जीक्यूटिव को। अगर बात करें जुडिशरी को यानी न्यायपालिका को, तो सिर्फ ये क्या करता है? पनिश द लॉ ब्रेकर, यानी कि जो भी लॉ को ब्रेक करता है, तोड़ता है, उसको पनिश मतलब सजा देने का काम करता है। कौन करता है? जुडिशरी का काम है, सिर्फ इसका यही काम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट हम बात लिखे हैं कि सरकार के इस भाग का काम है कि देशवासियों के हित में कानून को बनाना। किसको कानून बनाना? कि कौन बनाएगा कानून? सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का सिर्फ अधिकार किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। ठीक है, यानी विधायिका के पास है। ठीक है, दूसरा जो है वो कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून को पास करने का काम करती है। कौन करती है? कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम है कि ये कानून को पास करेगी। लेकिन न्यायपालिका का काम क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति लॉ को उल्लंघन करता है या फिर उसे नष्ट करता है या फिर उसे दिक्कत पहुंचाने का काम करता है, तो सिर्फ सजा देने का काम किसका है? जुडिशरी का। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर का, फिर देखेंगे एग्जीक्यूटिव का, फिर देखेंगे जुडिशरी का। लेजिस्लेचर है वो यानी विधायिका, वो दो भागों में बटा हुआ है। जिस तरह से केंद्र और राज्य है, ठीक है, क्या है? केंद्र और राज्य में बांटा गया है। ठीक है, केंद्र जो है, केंद्र में क्या होते हैं? पार्लियामेंट होते हैं, यानी क्या? सांसद हैं। और सांसद के कितने अंग होते हैं? मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। ठीक है, अगर आप हमारे हाउ टू इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर हाउ टू इलेक्ट चीफ मिनिस्टर इन स्टेट ऑफ इंडिया अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आए हुए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देखेंगे। वहाँ पर भी मैंने कंपेरिजन किया है लोकसभा और राज्यसभा का, और लोकसभा और राज्यसभा पर स्पेशल वीडियो है मेरा। ठीक है, तो आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, या फिर यूट्यूब पर आप सर्च मारेंगे नित्यांशु सूर्यवंशी लोकसभा वर्सेज राज्यसभा, तो मिल जाएगा वहाँ मेरा टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखिए, सांसद है और सांसद में दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। इसको लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। राज्य यानी स्टेट, जिस तरह से केंद्र में पार्लियामेंट होता है उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है, जिसको हम लोग सांसद यहाँ पे कहते हैं केंद्र में। ठीक है, इसको हमको क्या बोलते हैं? विधानमंडल कहते हैं। और विधान क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, तो ये बात को रखना है। ठीक है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता, बल्कि जो राज्य रखना चाहते हैं वो रख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी रख सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करें विधान परिषद तो सिर्फ 6 ही राज्यों के यहाँ पे भी हम कुछ बातें लिखे हैं जो आप ध्यान से देखेंगे। यदि केंद्र में कोई भी कानून बनता है तो केंद्र सरकार बनाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। राज्य के विधानमंडल में विधानसभा सभी राज्यों में होता है, परंतु विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी राज्यों में नहीं होता है, बल्कि जो राज्य रखना चाहते हैं वो रख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले अभी बोला था कि वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों के पास है, तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है और साथ ही साथ यूपी भी है। ठीक है, अभी हम चलेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका भी कहते हैं। इसमें भी 2 सदन होते हैं, केंद्र और राज्य। ठीक है, यानी सेंट्रल और स्टेट। केंद्र में जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और साथ ही साथ मंत्री परिषद होते हैं। अब मंत्री परिषद का भी 3 अंग होता है। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसी तरह राज्य में क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं। ठीक है, क्या होता है? राज्यपाल होते हैं और मंत्री परिषद होते हैं। अब यहाँ पे हमने नोट कुछ बातें लिखी है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हमने नोट में कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे कार्यपालिका का प्रमुख हेड कौन होते हैं? कार्यपालिका का यानी एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह राज्यों का भी जो कार्यपालिका उसका प्रमुख का हेड कौन होता है? राज्यपाल। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर केंद्र में अगर राष्ट्रपति यहाँ पे हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव का, तो यहाँ पे कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल होगा। मंत्री परिषद का हेड, ठीक है, मंत्री परिषद का हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रत्येक मंत्री को संसद होना कंपलसरी है। क्यों? जब भी अगर मंत्री परिषद का में कोई भी मंत्री अगर बनता है तो प्रत्येक मंत्री को क्या होना चाहिए? सांसद होना जरूरी होना चाहिए। उसी तरह जिस तरह केंद्र में होता है उसी तरह राज्यों में भी, राज्य के मंत्री परिषद में भी सदस्यों को विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। विधानमंडल बोलने का मेरा मतलब क्या है? एमएलए होना बहुत ही जरूरी है। अगर जो एमएलए रहेगा वही राज्य मंत्री में मंत्री बन सकेगा। नोट में कुछ बातें लिखी हमने कि सुप्रीम कोर्ट का हेड जो होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं। भारत में कुल अभी 24 हाई कोर्ट हैं,
परंतु आंध्र प्रदेश में भी एक और हाई कोर्ट बन रहा है। एससी का मतलब क्या हुआ? हाई कोर्ट, ठीक है, बन रहा है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब कितने हो जाएंगे? 25 हाई कोर्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि भारत में किस उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश बैठते हैं? आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन से न्यायालय में बैठते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम कमेंट में अपडेट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना मामला तथा HC यानी हाई कोर्ट से आए हुए मामले को सुलझाने का काम करता है। कौन? अगर मान लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई FIR करता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ठीक है। मान लिया जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे गया आपका केस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर नहीं सुलझता है तो ये ट्रांसफ़र कर देगा, जाओ भैया आप जाओ हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर देगा। अब बोलेगा नहीं यहाँ पे भी सुलझने वाला ये काम नहीं है तो ये सीधा भेज देगा, जाओ भाई तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, 10 साल तक लड़ते रहो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आराम से, ठीक है। अगर यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच मतभेद हो जाता है, मान लिया जाए दोनों के बीच मतभेद हो गया, बोला कि नहीं आप लॉ बना रहे हम नहीं मानते हैं, ठीक है, तो अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में मतभेद हो गया तो इस स्थिति में अब यहाँ पे सुलझाने का काम किसका है? कौन करेगा ऐसे सुलझाने का काम कि दोनों को ठीक करे? तो इस स्थिति में सुलझाने का काम केवल राष्ट्रपति ही करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आगे हम इलेक्शन कमीशन पे बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।